नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट हो गई है। शाह के दौरे को देखते हुए लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गृह मंत्री को सुरक्षा व्यवस्था पर देहरादून पुलिस किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। बता दें कि जिसके लिए देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स को कल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियाँ चल रही है और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही जनरल प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है कर्मचारी की, और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है और फोर्स को ब्रीफ किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि शाह केवल टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में ही शामिल होंगे। लंच के बाद उनको देहरादून में एफआरआई में राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होना है, जिसमें शामिल होने के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इससे पहले बताया जा रहा था कि शाह बीजेपी कार्यालय में भी बैठक करने वाले थे, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से जन अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है और उनके काम के आधार पर जनता का विश्वास जीता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। आज के समय में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और वो धीरे धीरे जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव ने यह साबित किया है कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो मुद्दा विहीन, दिशा विहीन कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है। उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के इसमें इसका खुलासा हुआ। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस के विधायक होने के कारण दोनों पार्टी के प्रवक्ता उचित कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद पार्टी स्तर पर भी विधायकों से बातचीत की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड के किसी भी सांसद पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन अब 3 विधायक इस श्रेणी में आ गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायकों की चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में विधायकों पर कार्रवाई होती है। बात है, अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई या इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखने में आया है कि सरकार लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का काम करती रहती है और ये अब जनता भी भली भांति समझ गई है। लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार की अगर कोई सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बयानबाजी करता है तो निश्चित तौर पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और हेट स्पीच अगर वास्तव में है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। लंदन के सफल दौरे के बाद दिल्ली में किए गए रोड शो में भी अपार सफलता मिली और लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। दिल्ली दौरे से लौटे सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए दिल्ली रोड शो में देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया और उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी इच्छा जताई है। बता दें कि खास तौर पर जिंदल ग्रुप, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिएशन ओबेरॉय जैसे बड़े ग्रुपों ने अपनी सहमति जताई है। विनय शंकर पांडे ने यह भी जानकारी दी कि जैसे लंदन में किए गए रोड शो में लोगों का उत्साह देखने को मिला, वहीं आने वाले समय में हमारे डोमेस्टिक रोड शो होने हैं। इसके साथ ही एक इंटरनेशनल दौरा यूएई में होना है, जो कि 16 से 18 अक्टूबर को होगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको हम धरातल पर उतारने में सफल होंगे। देखिए, ये जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है
और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, लगातार इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लगातार इसमें मिल रहा है। और कल उन्हीं की अध्यक्षता में ये कल दिल्ली का रोड शो संपन्न हुआ और काफ़ी सफल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के MOUs पर हस्ताक्षर हुए और खुशी की बात यह है कि इस देश के जो सभी बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें से अधिकांश द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। मुख्य रूप से इसमें JSW जो जिंदल ग्रुप है, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिसन ग्रुप और ओबेरॉय ग्रुप, इन सभी के द्वारा उत्तराखंड में निवेश के लिए MOUs पर हस्ताक्षर हुए। 7 अक्टूबर से देहरादून के FRI में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 9 सेशन किए जाएंगे, जिसमें 5G युग में पुलिसिंग व्यवस्था, नारकोटिक्स, पुलिस और केंद्र सशस्त्र बल के बीच समन्वयन को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान NCRB, सोशल मीडिया की चुनौती और सामुदायिक पुलिसिंग के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। 7 और 8 तारीख को देहरादून में उत्तराखंड पुलिस BPRND के सहयोग से 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व ये आयोजन भोपाल में हुआ था और उससे पूर्व लखनऊ में। तो ये 2 दिन के आयोजन का जो इनॉग्रल सेशन है उसको माननीय गृह मंत्री महोदय इसको शुभारंभ कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय 8 तारीख को जो है इसकी क्लोजिंग करेंगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संकल्प सप्ताह के कार्यक्रमों में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सुपोषण दिवस मनाया गया। इस दौरान कई महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। बता दें कि इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है। इसी के तहत 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पंचायत दिनेशपुर सभागार में पोषण मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती धात्री महिलाओं में पोषण की होने वाली कमी को कम करना है। इस दौरान गदरपुर की CDPO बीना भंडारी ने कहा कि स्थानीय फलों सब्जियों से किस प्रकार से ज्यादा भोजन प्राप्त किया जाए, इसको लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि गदरपुर ब्लॉक के ग्रामीण और शहरों क्षेत्र में कुपोषण की समस्या न हो। विकास इसको जो है हमारा आकांक्षी जनपद के रूप में उधम सिंह नगर है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो है आकांक्षी ब्लॉकों का भी अलग से किया है, जिसमें हमारा गदरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में जो है चयनित हुआ है। हमारे यहाँ जो पॉइंट्स हैं उसके पॉइंट्स में ये है कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनका प्रसव जो है संस्थागत कराए जाएं। ये भारत सरकार और नीति आयोग के द्वारा जो विकासखंड गदरपुर को एक आकांक्षी विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है, उसी के तहत एक हफ्ते का जो एक सप्ताह का कार्यक्रम संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग तिथियों में अलग अलग विभागों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन मोटो यह है कि जैसे कि हमारा ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें काफ़ी प्रयास करने हैं एस्पिरेशनल होने के लिए। एस्पिरेशनल है भी और हमें काफ़ी काम करना है। मंदिरों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर डिजिटल कनेक्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। श्री मंदिर ऐप के डेवलपर्स द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और पूर्व सांसद और वरिष्ठ संत रामविलास वेदांती समेत कई लोग मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में भारत के सभी मंदिरों को श्री मंदिर ऐप से जोड़ने और जन जन तक मंदिरों की जानकारी पहुंचाने पर चर्चा की गई। बता दें कि श्याम जाजू ने कार्यक्रम आयोजकों के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में दूर विदेशों में रहने वाले लोग भी श्री ऐप के जरिए भारतीय धार्मिक संस्कृति से जुड़ सकते हैं। इस मंच के माध्यम से हमने बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए कि मंदिरों के डिजिटलीकरण से क्या होगा, इससे लोग ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, और आपने सुना उन लोगों को। तो हमारा उद्देश्य अब आगे यही, ये पहला संस्करण था। इसके बाद हम अयोध्या लेके जाएंगे, इसके बाद हम इसको कई और जगह लेकर के जाएंगे, और इसके माध्यम से हम सब मंदिर जो कि हिस्टोरिकली और कल्चरली रिलेवेंट हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे लोग उनसे जुड़ पाएंगे, उनकी सारी जानकारी लोगों को मिल पाएगी,
तो ये हमारे कार्यक्रम का उपलक्ष्य था। ऐप ये कालोचित परिवर्तन है। भारत ये आध्यात्मिक देश है, ये धार्मिक देश है। इस धार्मिक देश की परंपराएं, प्रथाएं, संस्कृति लोगों तक पहुंचाने का ये नया माध्यम है। नई डिजिटल क्रांति हो चुकी है। घर बैठे हुए वृद्धों को, गरीबों को, जो वहां तक पहुंच नहीं सकते, उन सबको अपने आराध्य का पूजन कर कर उसका आशीर्वाद लेने का माध्यम एक इस ऐप से बन रहा है। तो इस ऐप के निमित्त से मैं ऐप के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड सरकार ने सराहनीय फैसला करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को अब पाठ्यक्रम के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना करियर बना सके। प्रदेश के डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने के अनुसार इससे युवाओं को आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। स्विस एजुकेशन ग्रुप और विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के मध्य एक समझौता ज्ञापन हम लोगों ने हस्ताक्षरित किया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम खास करके टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, इसके संबंध में स्विस एजुकेशन ग्रुप हमारे शिक्षकों को भी छात्रों को भी दोनों लोगों को प्रशिक्षित करेगा। और चूंकि हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन की पहले से क्लासेज चल रही हैं, तो उसी जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पर इनको भी हम बाकी स्कूलों में इनके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज से गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि बरसात के बाद ये यात्रा इस समय पूरे पीक पर चल रही है। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में ही लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। यही स्थिति अन्य धामों की भी है, इसीलिए सभी जनपदों में जाकर समीक्षा करेंगे ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, आपको पता है कि बरसात के बाद अभी यात्रा काफी इस समय अपने पीक पर चल रही है और केदारनाथ जी में तो प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोग के श्रद्धालु आ रहे हैं। सेम स्थिति बद्रीनाथ जी की और हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धामों की भी है और इसी यात्रा की जो चल रही है उसको और सुचारू ढंग से चले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के सिलसिले में आज से मैं अपना गढ़वाल का दौरा प्रारंभ कर रहा हूं और जनपदों में जाकर इसकी समीक्षा करूंगा और पूरा प्रयास होगा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना न करें। कुछ दिन पहले 60 मेडिकल स्टोर पर देहरादून पुलिस ने ताला लगाया था। ये सभी मेडिकल स्टोर बिना किसी अधिकृत लाइसेंस के युवाओं को नशीली दवाइयां और कैप्सूल सप्लाई कर रहे थे। पूर्व में भी ऐसे कई मामले पुलिस के सामने आए हैं, जिसमें बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही मेडिकल शॉप से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध नशे की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। एसएसपी देहरादून द्वारा मेडिकल केमिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ऐसे व्यक्तियों को जो इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त रहकर उक्त सम्मानित व्यवसाय को बदनाम कर रहे हैं, चिन्हित करते हुए उनकी सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही पुलिस द्वारा ऐसी सभी मेडिकल शॉप जिनके द्वारा बिना लाइसेंस के दुकान संचालक और बिना लाइसेंस धारी और फार्मासिस्ट के दुकान संचालित की जा रही थी, उनकी लिस्ट मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शेयर की गई है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में नवीन मंडी स्थल में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के सदस्यों ने महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि महेंद्र टिकैत को महात्मा डकैत भी कहा जाता है। किसान हितों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मदिन है और आज इसी क्रम में उनके साथ काम करने वाले बुजुर्ग किसानों को भी सम्मानित किया गया। हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। जिस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए काम किया वह पूरे विश्व में अनुकरणीय है। उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग किसान हितों के लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर के स्कूलों में पढ़ रही बच्चियां लगातार मानसिक बीमारियों से जूझ रही हैं। स्कूलों में बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। जिले में मानसिक बीमारियों का डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण अभिभावक और शिक्षक हताश और परेशान हैं। प्रशासन भी बच्चियों को अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाने का स्टेटमेंट जारी कर बच्चियों को अभिभावकों को सौंप दिया जा रहा है।
जिले में लगातार स्कूलों की बच्चियां मास हिस्टीरिया नामक बीमारी से पीड़ित होती रहती हैं। कोई जवाबदेही लेने को तैयार ही नहीं है। पीड़ित छात्राओं को ठीक करने के लिए अभिभावक तरह तरह के तांत्रिकों और झाड़ फूक का सहारा लेने को मजबूर है। पीड़ित बच्चियों के इलाज के नाम पर अभिभावकों से लूट खसोट का धंधा भी साथ साथ चल रहा है। बता दें कि जानकारों के अनुसार औरतों और लड़कियों को भूत आना मास हिस्टीरिया का केस है। जब मास हिस्टीरिया का झटका पड़ता है तब आंखों की नाड़ियां जो पीछे की तरफ देखती हैं वो ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, जिस कारण तरह तरह की चीजें उन्हें घरों से स्कूलों में दिखाई देती है। हेलोनेशन की इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए पहले उस जगह से उन्हें अलग रखा जाता है। बेलडोना नामक एक दवा है। बेलडोना नामक दवा की 30 डिग्री की 3 डोज से 3 दिनों में उसकी नसें ठीक हो जाती हैं। भूत प्रेत का मिथक हमारी मन की बीमारियां हैं। भूत ज्यादा लेडीजों में ही आते हैं। जन्म प्रति में शुक्र का विकास जिस महिलाओं में नहीं हुआ हो वो लड़कियां और महिलाएं इस मानसिक रोग से ग्रसित अधिक होती हैं। बागेश्वर में बढ़ती मानसिक रोगों के समाधान के लिए बागेश्वर में मानसिक डॉक्टरों का होना आवश्यक है। सीएमओ ऑफिस से सीएमओ साहब को फोन आया था कि ये कोई स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको वहाँ जांच के लिए लोकल डॉक्टर को भेजा गया था। तो उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल में आए 3 लड़कियाँ आई थी शाम को, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैं यहाँ पे फिजिशियन की तरह काम करता हूँ, डॉक्टर वैसे। तो हमने उनको एग्जामिन किया है, जनरल एग्जामिनेशन करा, तो उनका बीपी, पल्स, जो भी वाइटल्स होते हैं और जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे यहाँ नॉर्मल है। एक दिन के लिए हमने उनको एडमिट रखा अपने पास ऑब्जर्वेशन में। तो हमारे उसमें से बच्चे ठीक ही रहे हमारे पास जितना भी रहा, और इसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो सुबह हमने उनको एक जो दवाई होती है वो दवाई लिख के और उनकी जाँचें करवा के सब नॉर्मल आई थी, उनको हमने डिस्चार्ज करा है। और हमने उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता को ये बता दिया है कि आगे एक बार मानसिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको एक बार दिखा के जो भी वो एडवाइस करेंगे। प्रदेश में नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस का लाभ उत्तराखंड वासियों के साथ दूसरे राज्य के लोगों को मिलता हुआ भी दिख रहा है। 29 अप्रैल 2020 को इस सर्विस की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत मरीज का इलाज टेलीमेडिसिन के द्वारा किया जाता है। इस सर्विस के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, केरल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल, तेलंगाना भी शामिल है, जहां से मरीजों के कॉल आते हैं और उनका उपचार टेलीमेडिसिन द्वारा किया जाता है। ज्यादातर कॉल CHO द्वारा की जाती है, जिसका प्रतिशत 80 से 90 है। मरीजों द्वारा 10 से 20% कॉल टेलीमेडिसिन में ही की जाती है, जिनका उपचार टेलीमेडिसिन द्वारा किया जाता है। टेलीमेडिसिन द्वारा किए गए उपचार निःशुल्क होता है। इसी के साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं, टेलीमेडिसिन सुविधाएं हम 3 तरीके से अवेल कर सकते हैं। आप esanjeevani.gov.in में अगर आप जाते हैं तो उससे कोई पेशेंट्स डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू इस सुविधा का लाभ ले सकता है। उसके अलावा आप अगर आपको लगता है आप कुछ डॉक्टर की सुविधा चाहिए तो आप अपने नज़दीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे चले जाइए। वहाँ पे CHO जो पोस्टेड है हमारे, वो आपको इस सुविधा का लाभ प्रदान कर देंगे और वहीं से निःशुल्क आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आप 104 पे कॉल कीजिए। 104 जो हमारे सेंटर्स हैं वो आपको इस सुविधा से डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो इस 3 तरीके से आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अल्मोड़ा के टैटिक हेलीपैड के पास ठाठ मठीना और वडयूडा मोटर मार्ग पर स्कूली बच्चों से भरी एक कार खाई में जा गिरी। वाहन में 7 छात्र और एक शिक्षक मौजूद था। बता दें कि जिसमें से 3 बच्चे और कार चालक समेत शिक्षक को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को बेस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 3 छात्रों का बेस अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी विनीत तोमर, SSP सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। 9 बच्चे थे और 7 बच्चे थे और एक ड्राइवर थे। तो गाड़ी नीचे गई है, यहाँ से कम 60-70 फुट नीचे गई है। और उसका मुख्य कारण मुझे जो लगता है, ये सड़क पे जो मलबा गिरा है, यहाँ पर से ऊपर को रोड काटी गई होगी कभी, इस वजह से जो है आधी सड़क पे मलबा है, जिससे आमने सामने दिखाई नहीं देता है कि इसको हटाने की कृपा कर की जाए और हो सके तो इन जगहों पे जो है क्या कहते हैं पैराफिट वगैरह का व्यवस्था की जाए। देहरादून से मसूरी मार्ग पर जाम की समस्या जल्द दूर होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
बता दें कि इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग द्वारा नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इसी पर जानकारी देते हुए आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि शनिवार और रविवार के दौरान मसूरी रोड पर ज्यादा जाम होने की समस्या देखने को मिलती है, जिससे निजात पाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा फैसला किया गया है। पब्लिक सर्विस व्हीकल जो कि धीमी गति से चलते हैं, जैसे कि ई रिक्शा, उनको इस मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा जाम की समस्या उत्पन्न न हो, उसके लिए पुलिस के समन्वय से जितने भी जंक्शन हैं, वहां पर किसी भी वाहन को नहीं रोका जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।